हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीमोफिलिक एकेडमी। जो आज का टॉपिक है वो है हाइड्रोलिसिस। देखो, अब तक जितना मेन ग्रुप एलिमेंट चल रहा है स्मूथली, तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है। अब हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं जिसका नाम है हाइड्रोलिसिस। देखो, हाइड्रोलिसिस का थोड़ा सा आइडिया मैंने ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस में भी दे दिया था, लेकिन अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि हाइड्रोलिसिस क्या होता है। हाइड्रोलिसिस क्या होता है? देखो, दिखने में मैं तुमसे एक बात पूछूं कि ये हाइड्रोलिसिस क्या होता है, तुम बोलोगे कि सर पानी का एडिशन होता है, उसको हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। बात ठीक है, मैं मान ली। लेकिन फिर मेरा अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए आएगा कि हाइड्रेशन क्या होता है। अब फिर तुम कहोगे क्योंकि सर कि इसमें भी हम H2O ऐड करते हैं और दोनों सेम होते हैं। अब मैं फिर तुमसे कहूंगा कि चिंटू और मिंटू दो भाई थे, दोनों दिखने में सेम थे, फिर दोनों के नाम चिंटू मिंटू क्यों रखे? चिंटू ही रखना चाहिए था। बात सही है ना भाई? वैसे भी तुम्हें दिखने में तो अब तुम डिफरेंशिएट थोड़ी ना कर पाओगे कौन सा चिंटू है कौन सा मिंटू। तुम्हारे लिए तो दोनों ही चिंटू है, दोनों ही मिंटू है। तो अगर हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस दोनों के दोनों एडिशन ऑफ वाटर था, तो फिर दो टर्म यूज करने की जरूरत क्या पड़ी? एक ही चीज कर लेते। अब देखो, बताता हूं क्या होता है। देखो, सपोज करो कि ये Mn पॉजिटिव है, मेटल है। वो मेटल के साथ जब तुम पानी एडिशन करोगे OH2, तो ये इसके पास लोन पेयर होगा। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन होगा इस तरीके से। Mn पॉजिटिव, ये इंटरेक्शन हो गया, ये वाटर हो गया, और ये इस तरीके से हो गया। तो ऐसे ही क्या होगा? OH इस तरीके से ही ऊपर की तरफ हो जाएगा, और इस तरीके से ही इधर चारों डायरेक्शन में हो जाएगा। अब जो इनिशियली वाटर मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन होता है मेटल से, उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं उसको हम? हाइड्रेशन। अब अगर वाटर मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन होने के बाद ये H पॉजिटिव यहां से बाहर निकल जाए, क्या निकल जाए? यहां से बाहर निकल जाए, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। बात समझे? जब ये H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा तो ये हमारा किसकी तरह बिहेव करने लगेगा? एसिड की तरह। सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है। तो हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोलेशन में क्या है? इनिशियली अगर इंटरेक्शन हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल का तो उसको हाइड्रेशन बोलते हैं, लेकिन अगर इंटरेक्शन होने के बाद वो H पॉजिटिव को लूज कर दे तो इसको हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। अरे देखो देखो, यहां बताओ, जैसे कॉपर होता है, कॉपर के साथ जब तुम वाटर मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन कराते हो तो क्या बन जाता है? Cu.5H2O इस तरीके का बन जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम हाइड्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। लेकिन अगर मैं कोई सोल्ट ले लूं, जैसे सपोज करो NaCl ले लिया और इसकी रिएक्शन मैंने पानी के साथ कराई, तो तुम्हें क्या मिलेगा? एक NaOH मिलेगा और एक क्या मिलेगा? HCl मिलेगा। तो मतलब वाटर मॉलिक्यूल जब इसके साथ इंटरेक्ट किया इस तरीके से, तो इसने अपने H पॉजिटिव लूज कर दिए, और जो H पॉजिटिव लूज किए वो किसने गेन कर लिए? क्लोराइड ने, और इसने क्या बना लिया? HCl बना लिया। ऐसे जैसे ये देख लो, ACONA एसीटेटाइन देख लो, अगर मैं इसमें पानी डाल देता हूं तो इनिशियली तो हाइड्रेशन होता है, लेकिन अगर वाटर ऐड करने के बाद इसमें H पॉजिटिव बाहर निकल जाए, तो इसमें जब H पॉजिटिव बाहर निकलेगा तो COOH बनेगा प्लस के NaOH बनेगा। तो H पॉजिटिव बाहर निकल चुका है, तो यहां से H पॉजिटिव बाहर निकला, तो इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। देखो, तो अगर मैं सिंपल सी बात कहूं कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस को कैसे डिफाइन करोगे, तो हाइड्रेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। कि कभी भी हाइड्रोलिसिस का मतलब ये होगा कि पहले हाइड्रेशन होगा, और हाइड्रेशन के बाद फिर उसमें H पॉजिटिव अगर लूज करता है तो तब हम कह सकते हैं कि वो हाइड्रोलिसिस है एग्जैक्टली। लेकिन हम क्या कॉमन चीज यूज कर लेते हैं, हम हाइड्रेशन बोलते नहीं है, हम कहते हैं कि हाइड्रोलिसिस कर दो। तो इतना बारीक सा डिफरेंस होता है इन दोनों में, एडिशन ऑफ वाटर दोनों में, लेकिन H पॉजिटिव लूज करना उसको हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। जैसे और एक्सप्लेन करता हूं एग्जांपल। अब एक बात बताओ कि मेटल के साथ जब हम वाटर मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन करा रहे हैं, तो जितना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर, ये देखो मेटल है, अब हम इसके साथ वाटर का इंटरेक्शन करा रहे हैं, अब जितना ज्यादा इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा, तो इसके ऊपर डेफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी। अरे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? मानते हो? और डेफिशिएंसी बढ़ेगी तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसकी तरफ और जल्दी अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? और जब ये हो जाएगा तो हमारा इस तरीके से OH होगा और H होगा, और इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, मान लो कुछ भी है, N पॉजिटिव चार्ज है।
अब देखो, जब इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसने वाटर मॉलिक्यूल ने अपना इसका डोनेशन किया, तो वाटर पे क्या आ सकता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है कि नहीं हो जाता। फिर इसके बाद क्या होगा कि जब इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है तो ये यहां से निकल जाता है और हमारा H पॉजिटिव बाहर निकल जाता है। तो इसके पास OH आ जाएगा, M होगा, और इसके पास तो OH आ जाएगा प्लस के H बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, एसिडिक। तो हाइड्रोलिसिस क्या है, हाइड्रोलिसिस कब जल्दी होगा, तो जितना ज्यादा, कंडीशन क्या होगी हाइड्रोलिसिस की, कि जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव चार्ज होगा मेटल के ऊपर, इतना ही हमारा हाइड्रोलिसिस का जो केस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब एक बात और बताओ कि तुमने ये मेटल ले लिया और तुम्हें इस पे वाटर मॉलिक्यूल का अटैक कराना है। अब अटैक कराने के लिए अटैक तो करेगा, सिंपल सी बात है, लेकिन मेटल तो चारों तरफ से लिगेंड से घिरा हुआ है ना, तो जितना ज्यादा मेटल लिगेंड से घिरा हुआ होगा इतना ही इस वाटर का इस तक अप्रोच कम हो पाएगा। तो इसलिए जब हाइड्रोलिसिस स्टेरिक हिंड्रेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितनी स्टेरिक क्राउडिंग है। अब जितनी कम स्टेरिक क्राउडिंग होगी हाइड्रोलिसिस इतना फास्ट होगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो, तो पहली कंडीशन तो क्या होगी कि जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा इतना ही हमारा क्या होगा, हाइड्रोलिसिस फास्ट होगा। और दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि भैया मिनिमम स्टेरिक क्राउडिंग होनी चाहिए, मिनिमम स्टेरिक क्राउडिंग होनी चाहिए, तभी हमारा हाइड्रोलिसिस हो पाएगा, अदरवाइज हमारा हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो, जैसे मैं तुम्हें बोल दूं कि ये एक NaH2O6 तुमने कंपाउंड देखा होगा, ऐसे ही मैं तुम्हें बोल दूं मैग्नीशियम H2O6 2 पॉजिटिव देखा होगा, ऐसे ही KH2O6 कोऑर्डिनेशन में देखे होगे तुमने, ये +1 हो गया। और ऐसे ही अगर मैं तुम्हें बोल दूं AlH2O6 3 पॉजिटिव, और तुमसे पूछने लगूं कि इनमें तीनों में किसका हाइड्रेशन हो रहा है और किसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, पहला क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा, अगर तुमसे पूछने लगूं कि सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, तो कैसे डिफाइन करोगे? लेकिन हमने तो भाई रट्टा मार रखा है कि जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, इतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, एसिडिटी होगी। लेकिन ये तो हमने रट्टा मारा, लेकिन इसके पीछे भाई कंसेप्ट ये है कि जब मेटल पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला गया, बात ठीक है। अब जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ इंटरेक्ट करेगा इस तरीके से, तो इंटरेक्ट करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल अपने लोन पेयर इसको देगा, और जब लोन पेयर देगा तो ये पॉजिटिव चार्ज आना इसके ऊपर स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहां से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, पोलैरिटी बढ़ जाएगी। अब ऐसे पोलैरिटी बढ़ेगी तो ये H पॉजिटिव अपने हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन इसको देके कहां निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ऑक्सीडेशन हाई होने से एसिडिटी कैसे ज्यादा होती है, उसके पीछे रीजन ये है। तो अगर इन सारों में, चारों कंपाउंड में बात करूं A, और इसमें बात करूं B, और ये बात करूं C, और ये बात करूं D, तो सबसे ज्यादा एसिडिक और सबसे ज्यादा हाइड्रोलिसिस किसका होगा, इस कंपाउंड का होगा, क्योंकि इसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है और इतनी ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग भी नहीं है। तो इसका तो भैया हाइड्रोलिसिस होगा, बात ठीक है। और ये जो तीनों कंपाउंड बचते हैं, इन तीनों कंपाउंड का हाइड्रेशन होगा, क्योंकि इनके ऊपर इतना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं है। अगर क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, पूछ ले कि हाइड्रोलिसिस किसका हो रहा है, हाइड्रेशन किसका हो रहा है, हालांकि इतना बारीक डिफरेंस पूछेगा नहीं। मेरा पॉइंट क्या है कि मैं तुम्हें कंसेप्ट बता रहा हूं कि इस हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस के बीच में कंसेप्ट क्या है, कितनी बारीक सी चीज से ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। बात समझ में आई? तो जब जैसे जैसे तुमने देखा होगा कि जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती चली जाती है, इतनी ज्यादा एसिडिटी बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल सही, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन होगा, H पॉजिटिव और ऑक्सीजन के बीच में पोलैरिटी आएगी, H पॉजिटिव बाहर निकलेगा और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो, अगर मैं बात करूं जेड इफेक्टिव हाइड्रोलिसिस को इंक्रीज करता है कि जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा, अगर इसकी जगह मैं लिखना चाहूं या इसके स्लैश डाल के लिखना चाहूं कि वैकेंट ऑर्बिटल भी तो होनी चाहिए भाई, कि वैकेंट ऑर्बिटल भी होनी चाहिए उसके पास जेड इफेक्टिव। तो ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इतने पास उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल फॉर्म हो चुकी होगी। ठीक है, तो अब मुझे तुम्हें ये पता लगाना है कि मैं यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल लिखने वाला हूँ और तुमको बताना है कि किसका हाइड्रोलिसिस होगा और किसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा।
बहुत अच्छा कंसेप्ट है, क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन दे देगा। जैसे फास्फोरस ऑक्साइड थी, सल्फाइड थी, वहां पे भी तुम्हें हाइड्रोलिसिस ही करा रहा था। तो हाइड्रोलिसिस कराने के बाद अगर तुमने गौर किया हो उसमें, तो वहां पे भी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव सेपरेट हो रहे थे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन और एक एक करके जाओ और मुझे टिक लगाते जाओ कि किस में हाइड्रोलिसिस होगा और किस में नहीं होगा। तो पहला है BH3, BF3, BCl3, Br3, Bi3। ठीक है, बोरोन कार्बन का स्टार्ट करते हैं। CH4, CF4, CCl4, CBr4। ठीक है, नाइट्रोजन के स्टार्ट करते हैं ऑक्साइड से। NO2, NCl3, NF3, NBr3, N2O5, N2O3, NO2 और क्या आता है नाइट्रोजन में? O5, O3, N2O4। अब देखो, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन में नहीं होगा, हैलोजन में आ जाओ। OCl2, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7। ठीक है, या फिर ClO2, ClO3। और एग्जांपल देखते हैं, PCl3, PCl5, SF4, SF6, SL6, SiF4, SiCl4। ओके, लगाते जाओ निशान। और क्या होता है इसमें? सिलिकॉन में क्लोराइड हो गया। हैलोजन, इंटर हैलोजन कंपाउंड ले लो, IF3, IF7, IF5। ठीक है, और SiCl6 ले लो, या सल्फर SCl6। ऐसे ही अमोनिया ले लो। और बताओ कितना एग्जांपल लिखूं? जितने भी फास्फोरस ऑक्साइड है P4O10 से लेकर P4O6 तक, ये सब बता चुका हूं। इतने ही सल्फाइड है P4S10 से लेकर P4S3 तक, ये भी मैं तुम्हें पहले डिस्कस कर चुका हूं कि ये हाइड्रोलिसिस देंगे। और जितने भी पेरोक्साइड है H2S2O8, इन सब का Cl2O8। बात समझ में आ रही है? और जितने भी मैग्नीशियम है, जितने भी Fe2O3 है, ये जो भी ऑक्साइड है, काफ़ी है इतने, मेरे आई थिंक तुम कंसेप्ट समझ जाओगे। बस इतने बताओ कि किस किस का हाइड्रोलिसिस होगा और किस किस का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। कंडीशन क्या है? 3। पहला कि उसके पास जेड इफेक्टिव होना चाहिए, दूसरा उसके ऊपर वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, तीसरा कि स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, तभी वो क्या देगा? हाइड्रोलिसिस देगा। बात ठीक है? अब आओ स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। BH3 क्या देगा? जेड इफेक्टिव है लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। अब देखो, इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि ये हाइड्रोलिसिस नहीं देता। BF3 हाइड्रोलिसिस देता है, BCl3 हाइड्रोलिसिस देता है, लेकिन BBr3 और Bi3 ये दोनों हाइड्रोलिसिस नहीं देते। इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल तो है, बात ठीक है, लेकिन इनके पास स्टेरिक क्राउडिंग है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोलिसिस नहीं देते। CH4 कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो इसलिए हाइड्रोलिसिस नहीं होंगे। और ये जितने भी कंपाउंड है, ये भी आपके हाइड्रोलिसिस नहीं होंगे। लेकिन इनकी खास बात ये है कि जो ये कंपाउंड है, इनको अगर हम फोर्सफुली हाइड्रोलिसिस करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हमें पानी देना पड़ेगा और हीट देनी पड़ेगी, तभी ये हाइड्रोलिसिस हो पाएंगे।
बात समझ में आया? तो इनको कैटेगरी किस में डिवाइड करेंगे कि ये हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकते। NH3 कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो ये भी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। फास्फोरस से लेकर PO6 तक सारे के सारे ऑक्साइड, क्या ऑक्साइड तो कुछ भी हो, सारे के सारे हाइड्रोलिसिस शो करेंगे, क्योंकि ऑक्जी एसिड का वाटर रिमूव करके क्या बनता है ऑक्साइड। तो ऑक्जी एसिड में वाटर कंटेंट डालोगे या वाटर कंटेंट रिमूव करोगे तब ऑक्साइड बनेगा, और ऑक्साइड में वाटर कंटेंट डालोगे तो तब वो ऑक्जी एसिड बनेगा। तो कोई भी ऑक्साइड हो, जैसे Mg होगा बनेगा, F2O3 है बनेगा, Al2O3 है देगा। अब देखो NO2 है देगा हाइड्रोलिसिस, NCl3 है ये भी हाइड्रोलिसिस देगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भाई साहब बैक बॉन्डिंग तो देते नहीं लेकिन हाइड्रोलिसिस देते हैं। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर हम किस तरीके से इनको पता करें, क्योंकि हम यहाँ पे बैक बॉन्डिंग भी देख रहे हैं। तो मैं तुम्हें बता दूं हाइड्रोलिसिस के लिए बैक बॉन्डिंग बिल्कुल नहीं देखनी, सब देखना है कि उसके ऊपर वैकेंट ऑर्बिटल है, उसके पास इफेक्टिव चार्ज है तो वो हाइड्रोलिसिस दे देगा, उसके पास स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है तो वो हाइड्रोलिसिस दे देगा। लेकिन इसमें हाइड्रोलिसिस कंसेप्ट में आपको बैक बॉन्डिंग नहीं देखनी है। लिख लो मोटे मोटे अक्षर में, तुम्हें लगता है कि ये सब चीजें तुम्हें एंड तक याद रहेगी, लेकिन ये लिख लो डाल के। अब NF3 NiV3 ये दोनों हाइड्रोलिसिस शो नहीं करते, ठीक है। एक तो इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, स्टेरिक क्राउडिंग दोनों है। N2O5 हाइड्रोलिसिस दे देता है, N2O3 दे देता है, NO2 भी दे देता है, N2O4 भी दे देता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो 5 दूनी 10 5 ऑक्सीजन 3 दूनी 6 प्लस 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीडेशन 4 दूनी 8 प्लस 4 ऑक्सीडेशन। P4S10 से लेकर ये भी सारे के सारे क्या देते हैं हाइड्रोलिसिस शो करते हैं। अब OCl2 आ गया, OCl2 हाइड्रोलिसिस शो करेगा बताइए, वाटर कंटेंट ये भी करेगा, Cl2O3 ये भी करेगा, Cl2O5 ये भी करेगा, ये भी करेगा। अब ये Cl2O3 करेगा, ClO3 करेगा, PCl3 भी करेगा, PCl5 भी करेगा। अब ये देखो HCl6 ये हाइड्रोलिसिस शो नहीं करता। क्यों? क्योंकि एक तो ये ऑक्टाहेड्रल में आ गया, और ऑक्टाहेड्रल में आ गया तो स्टेरिक क्राउडिंग हो गई, बशर्ते इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। लेकिन इसमें क्या हो गया स्टेरिक क्राउडिंग आ गई, चारों तरफ से घिर गया, हर फेस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में घिर चुका है, तो वाटर का अटैक मारना इम्पॉसिबल हो चुका है। बात ठीक है। ऐसे ही SF4 दे देगा, लेकिन SF6 आपका हाइड्रोलिसिस नहीं देगा। रीजन सेम है, SL6 और SF6 का रीजन सेम है। तो इनके ऊपर जिन पे मैं लिख रहा हूं ना उनको ब्रैकेट में ही रखना करके, जिससे तुम्हें याद रहे। HCl4 हाइड्रोलिसिस दे देगा, SiF4 दे देगा, SiCl4 दे देगा, IF3+3 में दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा। बात समझ रहे? एग्जाम्पल बहुत है करने के लिए, जैसे मैं तुम्हें बोल दूं, जैसे इनको रफ कर रहा हूं, और बताइए इनको ऐसे ही नोट डाउन करना है। तो ऑक्साइड तो सारे हाइड्रोलिसिस देते हैं, उसके बाद स्टेरिक क्राउडिंग देखनी है, और फिर उसके बाद जिनोन फ्लोराइड भी जो होते हैं वो भी आपका हाइड्रोलिसिस शो करते हैं। जैसे XeF2 हुआ, XeF4 हुआ, XeF6 हुआ, तो ये सारे के सारे जिनोन फ्लोराइड होते हैं, वो भी आपका हाइड्रोलिसिस शो करते हैं, क्योंकि उनके पास भी क्या होती है वैकेंट ऑर्बिटल। बात समझ में आ रही है? जैसे देख लो XeF2 होगा वो भी आपका हाइड्रोलिसिस दे देगा, XeF4 होगा वो भी आपका हाइड्रोलिसिस दे देगा, XeF6 वो भी आपका हाइड्रोलिसिस दे देगा। सिंपल है। अब देखो इधर देखो XeF6 हो गया। अब इसके बाद क्या बचता है, जैसे IBr3, IBr5, IBr7, तो ये जितने भी कंपाउंड होते हैं ये हाइड्रोलिसिस शो नहीं करते, क्योंकि इनमें क्या आ चुका है स्टेरिक क्राउडिंग आ चुकी है। तो स्टेरिक क्राउडिंग आने की वजह से ये सारे कंपाउंड आपका हाइड्रोलिसिस शो नहीं करते। बात समझ में आ रही है? अरे आ रही है कि नहीं आ रही? अब उन कंपाउंड को छांट के साइड में लिख लो कि आपका NH3 हाइड्रोलिसिस नहीं शो करता, BS3 आपका हाइड्रोलिसिस शो नहीं करता, CH4 हाइड्रोलिसिस शो नहीं करता, NF3 जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो भी आपके हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेंगे। ऊपर क्या आ गया SF6, HCl6, HCl6 क्या हो रखा है ये देखो, HCl6 भी नहीं करेगा। ऐसे ही IBr3, IBr5, 7 ये भी आपके हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेंगे। तो इन सबको ना एक कैटेगरी में रख दिया है। अब
अब तुम कहोगे कि सर जो ये महारथी है इसके पास तो वैकेंट ऑर्बिटल भी है, तो ये फिर हाइड्रोलिसिस शो क्यों नहीं करता? अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं करता। इनका सबका रीजन देखो, इनका भी एक्सप्लेन करता हूँ। जब तुम पानी डालोगे इसमें, तो पानी डालते ही ये एक एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, और एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी तो ये NH4 पॉजिटिव बन जाएगा। बात ठीक है। ऐसे ही जब इसके साथ रिएक्शन डालोगे BH3 के साथ, तो इसमें क्या होगा कि BH3 आपका एक एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो जब एसिड की तरह बिहेव करेगा तो इसके साथ जब वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, तो अटैक करने के बाद ये भाई साहब एडेक्ट फॉर्मेशन कर लेगा, स्टेबल एडेक्ट फॉर्मेशन कर लेगा। अब CH4 के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, NF3 आयनिक कंपाउंड में आ जाएगा, SF6 HCl6 स्टेरिक क्राउडिंग। तो नीचे जितने भी एग्जांपल है ये सब किसके हैं? स्टेरिक क्राउडिंग के। तो हाइड्रोलिसिस कंसेप्ट समझ में आया कि हाइड्रोलिसिस क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन से कंपाउंड हाइड्रोलिसिस शो नहीं करते। और साइड में चलो ये भी डाल के लिख लेना कि हाइड्रोलिसिस कंसेप्ट में हम बैक बॉन्डिंग कंसीडर नहीं करते। तो बैक बॉन्डिंग जो पहले पढ़ाई है उसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि हाइड्रोलिसिस में तुम्हें वो लगानी भी है क्या। ठीक है। अब देखो दूसरी बात, अगर हम रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करें तो जिसके पास जितनी ज़्यादा डेफिशिएंसी होगी और जितना ज़्यादा छोटा साइज होगा इतना ही उसका रेट क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो अगर मैं रेट की बात करूं, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस का क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Z इफेक्टिव के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? साइज के। या मैं कह सकता हूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट के। जैसे एग्जांपल देखो, पहला अगर तुम्हें दे दिया NaCl, बड़ा लिख देता हूं, NaCl दिया, MgCl2 दिया, AlCl3 दिया, और क्या बचता है? SiCl4 दिया, और तुम्हें दे दिया PClB5, और तुमसे पूछने लगा कि बताओ रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस किसका होगा। अब इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, और 5 मान लो। तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस किसका होगा? जिसके ऊपर जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, जितनी ज्यादा डेफिशिएंसी, उसी का रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा? ज्यादा। तो हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 3, फिर 2, और फिर 1 आ जाएगा। हो गया। ऐसे ही अगर तुम्हें सेकंड क्वेश्चन ऐसे दे दे कि PCl3 दे दिया, AlCl3 दे दिया, और फॉस्फोरस से दे दिया, AsCl3 दे दिया, BiCl3 दे दिया। अब इनका ऑर्डर अरेंज करना है। बताइए कैसे हाइड्रोलिसिस का अरेंज करोगे ऑर्डर? तो जब तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो और साइज डिफरेंट हो तो क्या आ जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब बताओ सबसे छोटा साइज किसका होगा? तो सबसे छोटा साइज होगा PCl3 का, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने में पीरियड में साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो उसकी वजह से जो हमारा होगा वो PCl3 का हाइड्रोलिसिस सबसे ज्यादा होगा। लिख देता हूं, PCl3 का हाइड्रोलिसिस सबसे ज्यादा होगा। फिर किसका आ जाएगा? AlCl3 का। खैर तो ऑर्डर तो तुम्हें लिख के दे दिया, बचता ही क्या है तुम्हारे लिए फिर। अब इन दोनों में बड़ा साइज किसका है? आर्सेनियम का। तो इसका कितना हो जाएगा? AsCl3, और उसका क्या आ जाएगा? BiCl3। अरे कर लोगे, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी हाइड्रोलिसिस समझने में। और देखिए और क्वेश्चन बताता हूं। अब देखो, जैसे तुम्हें दे दिया कि PCl3, PCl5, SF4, SF6, HCl6, ये क्वेश्चन दे दिया और तुमसे पूछने लगा कि रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा, तो फटाफट हम क्या देखेंगे, इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जेड इफेक्टिव जिसका सबसे ज्यादा होगा किसका होगा, SF6। फिर क्या आ जाएगा, SF6 हो गया तो HCl6, फिर किसका आ जाएगा, SF4 नहीं आएगा, क्या आ जाएगा फिर तुम्हारा PCl5 और उसके बाद क्या लिख दोगे तुम, PCl3 और बचता है SF4 भी तो आएगा।
तो इसके बाद क्या आ जाएगा SF4 और उसके बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा PCl3। तो हमने ध्यान देते ही तुमने क्या किया, ऑक्सीडेशन स्टेट देखी और ऑर्डर लिख दिया ना। अब काटो इसको, गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है तुमने? क्योंकि तुम्हारा ध्यान था ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन जब मैं हाइड्रोलिसिस बता रहा था तो कुछ कंपाउंड मैंने ऐसे बताए थे जो हाइड्रोलिसिस शो नहीं करते, और जो ये दो कैटेगरी है, ये भाई ये SF6 और HCl6, ये हाइड्रोलिसिस शो नहीं करते। तो जब जो कोई हाइड्रोलिसिस शो नहीं करता तो वो रैंक में सबसे पहले आएगा कि सबसे बाद में आएगा? तो सबसे बाद में आएगा। बात समझ में आ रही है? तो जो ये हमने ऑर्डर लिखा है, ये ऑर्डर इन दोनों को हटके ये दोनों कहां चले जाएंगे? पीछे चले जाएंगे। तो हम कभी ना ऑक्सीडेशन स्टेट देखते देखते इतने अंधे हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि कुछ कंपाउंड दुनिया में ऐसे हैं जो हाइड्रोलिसिस शो नहीं करते ड्यू टू द स्टेरिक क्राउडिंग। तो उसके लिए तुम्हें गलती करनी जरूरी है, और काट के जब दोबारा लिखोगे तो दोबारा नोट्स पढ़ोगे तो तुम्हारा ध्यान जाएगा इस पेज पे कि हमने यहाँ पे ये मिस्टेक की थी, और इन मिस्टेक्स को लिखो साथ के साथ, क्योंकि जब तुम एंड में रिवाइज करोगे तो वहां पे मिस्टेक करने का कोई चांस आपका नहीं होगा। अरे समझ रहे हो? तो ये हो गया। तो कभी भी तुम्हारे पास ध्यान से देख लेना, ऐसे कंपाउंड आ जाते हैं तो उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। अब देखो, अगर मैं तुमसे कंपेयर कराने लग जाऊं कि रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, देखिए रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्वेश्चन नंबर 1, BF3 और BCl3 में किसका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस सबसे फास्ट होगा? ऐसे ही SiF4 में और SiCl4 में किसका हाइड्रोलिसिस सबसे फास्ट होगा? बताइए किसका हाइड्रोलिसिस सबसे फास्ट होगा? रेट। तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पे एक बार गलती ये करेंगे कि इसमें तो बैक बॉन्डिंग होती है भाई, फ्लोरीन डेफिशिएंसी कम हो गई तो हमारा रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इसका ज़्यादा हो गया और इसमें इसका ज़्यादा हो गया। लेकिन ये ऑर्डर होता है गलत, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि हाइड्रोलिसिस में बैक बॉन्डिंग कंसीडर नहीं करनी है, फुल स्टॉप लगा लेना है। लेकिन हम यहाँ पे बैक बॉन्डिंग कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि हम तो फ्लो में अभी तो पढ़ के आए हैं बैक बॉन्डिंग, तो हमारे तो दिमाग में घूम रही है। हम कहेंगे कि यहाँ पे फ्लोरीन पे 2p2p ओवरलैपिंग हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, जिससे हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगा। लेकिन जो हमारा एक्चुअल हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर आता है वो आता है ये, कि अगर तुमसे रेट की बात करें कि रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस किसकी, ध्यान से समझने कंसेप्ट, अगर तुमसे रेट की बात करें रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो BF3 का ज्यादा होगा BCl3 से और SiF4 का ज्यादा होगा SiCl4 से। लेकिन अगर तुमसे एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस बोल दे, क्या भाई सुन रहे हो? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि जो प्रोडक्ट बना है वो कितना बना है। तो उसमें हमारा क्या जीत जाता है? BCl3 का प्रोडक्ट ज्यादा बना है BF3 से, और इसमें भी यही होता है कि SiCl4 का प्रोडक्ट ज्यादा बना है SiF4 से। तो देखो ध्यान से, इनमें दोनों में कंपेयर देखो ध्यान से कि जब रेट की बात करें तो हमारा BF3 आएगा, डोंट कंसीडर बैक बॉन्डिंग। अगर एक्सटेंट की बात करें तो क्या आ जाएगा? BCl3 आ जाएगा। अब रीजन क्या है कि ये एक्सटेंट हाइड्रोलिसिस क्यों इतना ज्यादा क्यों शो कर रहा है? क्योंकि इसमें कंसेप्ट आता है कॉम्प्लेक्सेशन का, हाइड्रोलिसिस एंड कॉम्प्लेक्सेशन। इसका रीजन बता रहा हूं तुम्हें, क्या होता है इसका रीजन। रेट तो तुम समझ गए कि रेट में सिर्फ हमें यह देखना है कि फ्लोरीन एटम जुड़ा है, और जुड़ा है तो रेट किसका ही होगा। अब देखो, रेट को तुम इस तरीके से भी कंपेयर कर सकते थे कि जो बोरोन है उसके पास ये फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया,
और जो हमारा बोरोन है उसके पास ये क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया और ये क्लोरीन हो गया। अब जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल इनकी तरफ इंटरेक्ट करेगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्लोरीन का स्टेरिक क्राउडिंग लगेगा, और जब स्टेरिक क्राउडिंग लगेगा तो रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब देखो होता क्या है, अगर हम एक्सटेंट की बात करें तो इनमें कॉम्प्लेक्सेशन हो जाता है, और वो कॉम्प्लेक्सेशन किस तरीके से होता है, देखो हम क्या करते हैं कि जब एक BF3 का मॉलिक्यूल लेते हैं और वाटर के साथ इसका इंटरेक्ट करते हैं तो एक फ्लोरीन बाहर निकल जाएगा। तो एक फ्लोरीन बाहर निकलेगा तो ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन, एक OH ऐसे आ गया। अब जैसे ही OH आया प्लस हमारा क्या निकला, HF निकला। अब भाई जो ये HF होता है ये तो एसिडिक होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब होता क्या है कि जो ये F नेगेटिव है ये फिर से BF3 मॉलिक्यूल के साथ अटैक मारता है, और अटैक मारने के बाद आपका BF4 नेगेटिव बना लेता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सेशन। भाई फ्लोरीन तो खाली है नेगेटिव, तो ये इसके साथ आएगा और इसके साथ क्या बना लेगा, BF4 नेगेटिव बना लेगा, तो कॉम्प्लेक्सेशन हो गया। अब जब हमारा हाइड्रोलिसिस चलता रहेगा, अब एक नेगेटिव निकला इसके साथ कंज्यूम हो गया, अब फिर से पहला, अब दूसरे में क्या होगा, फिर से आपका BF फ्लोरीन और यहाँ पे क्या था OH। अब फिर से वाटर ऐड करेंगे, वाटर ऐड करते ही ये क्या बन जाएगा, B पे OH आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगी फ्लोरीन, और इसके बाद क्या निकल जाएगा HF। लेकिन फिर से हमारा HF निकला, ये क्या काम करेगा, ये फिर से BF3 के साथ रिएक्शन करेगा, और जब BF3 के साथ रिएक्शन करेगा फिर से F नेगेटिव फिर से क्या बना लेगा, BF4 नेगेटिव बना लेगा। बात ठीक है। अब क्या होता है, फिर से हम क्या लेते हैं, B, यहाँ पे OH आ चुका है, OH आ चुका है, और यहाँ पे क्या है फ्लोरीन है अब भी। अब फिर से हम इसका वाटर के साथ इंटरेक्शन कराते हैं, इंटरेक्शन कराते ही हमारा क्या बन जाएगा, OH OH OH, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा HF। बात ठीक है, अभी तक ठीक है। लेकिन अगर पूरे क्वेश्चन में तुमने ध्यान से देखा हो तो हमने 4BF3 मॉलिक्यूल यूज किए हाइड्रोलिसिस करने के लिए, प्लस हमने 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यूज किए, और वाटर यूज करने के बाद भी जो हमें प्रोडक्ट मिला वो H3BO3 बोरिक एसिड मिला, प्लस हमें जो 3 वो मिले वो हमें BF4 नेगेटिव का कॉम्प्लेक्स मिला। अगर हम इसको 100% रिएक्शन कंसीडर करके चल रहे हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट मिला है H3BO3 वो सिर्फ 25% ही मिला है। इंक कहां से निकल गई है, क्या मिला है कि सिर्फ 25% ही, क्योंकि 4 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, एक मॉलिक्यूल में तो एक प्रोडक्ट बन रहा है, बाकी 3 क्या बन रहे हैं, कॉम्प्लेक्सेशन। तो कॉम्प्लेक्सेशन बनने से इसका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस डिक्रीज हो जाता है। बात समझ में आ रही है, बड़े धीरे धीरे बड़े प्यार से बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम नहीं लगता इन चीज़ों को बताने में, तुम्हें लिखने में, तुम्हें समझाने में, जिससे आगे तक तुम्हारा कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अब 25% बना है तो यही क्या बोलते हैं, एक्सटेंट, कि हमने लिए तो 4 थे, मिले हमें कितना, सिर्फ एक हमारा प्रोडक्ट मिला, बाकी किस में चले गए, कॉम्प्लेक्सेशन में चले गए। तो इसका एक्सटेंट क्या होता है, कम। लेकिन अगर हम इसका कंपेयर किससे करें, बताओ किससे करें, BCl3 से, तो BCl3 में होता क्या है, देखो क्या होता है कि जब हम सेम रिएक्शन BCl3 के लिए करते हैं, इसमें तो 25% मिला, तो अब हम क्या करेंगे, BCl3 लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल का इसके साथ इंटरेक्शन कराएंगे, तो हम सोचते क्या है कि हमारा क्या बना, BCl Cl, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा क्लोराइड नेगेटिव। अब ये क्लोराइड नेगेटिव BCl3 पे फिर से क्या करेगा, अटैक करेगा, और अटैक करके क्या बनाएगा, BCl4 नेगेटिव, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर इसका क्लोराइड इसके साथ मिलके कॉम्प्लेक्सेशन क्यों फॉर्म करना चाहेगा,
क्योंकि BCl4 में बोरोन छोटा सा है, क्लोराइड 4 इतने बड़े बड़े की बल्कि लग जाएंगे, तो उसकी वजह से ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो तुम्हें बता दूं कि बोरोन का एक तो BH4 नेगेटिव, एक BOH4 नेगेटिव और एक BF4 नेगेटिव, ये ही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। अगर यहाँ पे क्लोरीन आ जाता है या ब्रोमीन आ जाता है या आयोडीन आ जाता है तो वे कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते। तो जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो इस तरीके से ना जाके डायरेक्ट क्या जाएगा, H3BO3, जो कि 100% मिलेगा। तो यहाँ पे एक्सटेंट मिल रहा था सिर्फ 25% और यहाँ पे कितना मिल रहा है, 100%। तो इसी को क्या बोलते हैं, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो अगर रेट की बात करें तो रेट किसका ज्यादा होगा, BF3 का, लेकिन एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करें तो वो किसका ज्यादा होगा, BCl3 का। बात समझ में आया कंसेप्ट? देखो आगे, अब देखो अगर मैं इनके प्रोडक्ट की बात करूं कि हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा।